आज हम कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से सीखेंगे कि कैसे ट्रिगो बैशिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अगर अपन बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो होता है साइन रूल। ठीक है, ठीक है। साइन रूल क्या होता है? ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी दैट इज सी अपॉन साइन सी दैट इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 2r ना। ये सारी चीज़ें आपस में बराबर होती है। तो अगर मुझे एंगल ए की वैल्यू निकालनी है तो लाइक कॉस ऑफ एंगल ए जो होगा वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। इसी चीज़ को थोड़ा सा चाहें तो मॉडिफाई करके, है ना, इस वाली चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? हेलो गाइस, क्या हालचाल? सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। होप सो सब लोगों के हालचाल बढ़िया होंगे, सब लोग लग के मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी कर रहे होंगे। आज इनमो फंडामेंटल्स का जो बेसिकली ज्योमेट्री के लेक्चर्स चल रहे हैं, उन्हीं लेक्चर्स में मेरा सेकंड लेक्चर है। ठीक है, बैशिंग इन ओलंपियाड ज्योमेट्री विद ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आप कैसे बैशिंग कर सकते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से सीखेंगे कि कैसे ट्रिगो बैशिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री के। ठीक है, अब ट्रिगो बैशिंग है तो लाइक क्या सर सिंपल एंगल चेसिंग या लेंथ चेसिंग आप नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्री से डील होगा। ठीक है, अब इस चीज़ को लाइक कैसे पता किया जाए कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली लाइक हम ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू डील कर सकते हैं। तो यार बहुत सारे लमसम बहुत सारे क्वेश्चंस में ना आप ट्रिग्नोमेट्री वाली अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बेसिक्स हैं जो हमें लाइक प्री रिक्वेसाइट है ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने के लिए। क्या क्या प्री रिक्वेसाइट है वो भी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, लाइक ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, वहीं से शुरुआत करेंगे। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगर अपन बात करें तो सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो होता है साइन रूल। ठीक है, ठीक है। साइन रूल क्या होता है? लाइक अगर ट्राइंगल एबीसी आपको गिवन है, ठीक है ना, तो वर्टेक्स ए के अपोजिट वाली साइड ए, बी के सामने वाली स्मॉल बी साइड, है ना, सी के वर्टेक्स के सामने वाली साइड स्मॉल सी। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता है। तो लाइक ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी दैट इज सी अपॉन साइन सी दैट इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 2r, है ना। ये सारी चीजें आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे कैपिटल आर सर्कम रेडियस को डिनोट करता है, डेल डिनोट करता है एरिया ऑफ ट्राइंगल को। ये सब आपको पता है। अगर अपन कोसाइन रूल की बात करें तो कोई भी एक ट्राइंगल एबीसी में, ठीक है, कोई भी एक ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है, क्या खास बात है, लाइक अगर हमें एंगल ए की वैल्यू निकालनी है ना, ये साइड स्मॉल ए, ये साइड स्मॉल बी, ये साइड स्मॉल सी, ठीक है, तो अगर मुझे एंगल ए की वैल्यू निकालनी है तो लाइक कॉस ऑफ एंगल ए जो होगा वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। ठीक है, कॉस बी हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c एंड कॉस सी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। इसी चीज़ को थोड़ा सा चाहें तो मॉडिफाई करके, है ना, इस वाली चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक है, कोसाइन रूल ये होता है, पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हमें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। थोड़ा सा टेंजेंट रूल के बारे में पता होना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल एबीसी में tan ऑफ, है ना, बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट ए बाई 2 होता है। क्या ये सर ये फॉर्मूलाज उतने ज़्यादा रिक्वायर्ड है? नहीं, समटाइम्स इट हैपन कि हम लाइक हमें बीच में स्विच करना पड़ता है चीज़ों को, राइट। हमें स्विच करना पड़ता है लाइक एंगल चेसिंग करते करते या ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते करते हमें लगता है कि नहीं अब इसको लेंथ चेसिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लाइक जो भी फेवरेबल मोमेंटम मिलेगा उससे आप लेंथ चेसिंग में चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक प्रोजेक्शन फार्मूला, लाइक किसी एक साइड ऑफ ट्राइंगल को बाकी दो साइड और उनके रेस्पेक्टिव एंगल्स की फॉर्मेट में लाइक बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बी इज इक्वल टू सी कॉस ए कॉस सी एंड सी इक्वल्स टू ए कॉस बी कॉस ए। ये सब आपने बेसिक में पढ़ लिया है। ठीक है, कुछ और भी लाइक चीज़ें हैं जो आप, है ना, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच में डिस्टेंस ही होती है। ठीक है, प्रूव कर सकते हैं आप वेरी इजीली। ठीक है, थोड़ा सा ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, यू कैन प्रूव इट वेरी इजीली। द डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर, है ना, यूलर्स थ्योरम। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, दिस वन रिजल्ट। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड एक्स सेंटर्स, है ना, ये आर स्क्वायर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस 2r1। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक रिक्वायर्ड रूल है। ठीक है, अब बात आती है डाइसेक्शन ऑफ ट्राइंगल एरिया, है ना। ट्राइंगल का एरिया जो है उसे कैसे हम डाइसेक्ट कर सकते हैं ना। यानी अगर मुझे एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, एक मुझे अगर ट्राइंगल गिवन है दोस्त, ट्राइंगल ABC अगर मुझे गिवन है, ठीक है, और मुझे इस ट्राइंगल में लाइक एक सीवियन गिवन है। क्या गिवन है दोस्त? सीवियन। सीवियन कहाँ पढ़ा है? सीवियन पढ़ा है आईयूक्यू में, ठीक है ना,
कि ट्राइंगल के वर्टेक्स को अपोजिट साइड के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट जो होता है वो सीवियन होता है, ठीक है। अब अपोजिट साइड पे लाइन कोई भी पॉइंट हो सकता है ना, अपोजिट साइड का मिड पॉइंट होगा तो उस सीवियन का स्पेशल नाम मीडियन हो जाएगा। अपोजिट साइड को है ना एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करने वाला, जिस रेशियो में ए बी और ए सी साइड्स हैं, तो डेफिनेटली वो सीवियन का नाम एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, एंड सो ऑन, बहुत सारी बातें। बट इन टोटल सारी पॉसिबिलिटीज ऑफ सीवियन जो होती है, सारी पॉसिबिलिटीज कि डी कहीं भी हो तो ए डी को सीवियन बोल देते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर सीवियन ने जिस रेशियो में इन दोनों ट्राइंगल्स को डिवाइड किया है, लाइक एरिया ट्राइंगल ए बी डी और एरिया ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है, इन दोनों को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो आपको भी पता है कि ए बी डी का एरिया और ए सी डी का एरिया, है ना, एरिया लेमा से हम बोल सकते हैं कि बी डी और डी सी के रेशियो के बराबर है, बी डी और डी सी के रेशियो के बराबर होता है। अब बी डी अपॉन डी सी को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं ना, दोनों ट्राइंगल्स में, इस ट्राइंगल में भी साइन रूल लगा देते हैं। तो मैंने पूछा आपसे कि बी डी अपॉन ए डी क्या होगा, तो आपने बोला कि सर बी डी के सामने वाला एंगल है साइन बी ए डी, ठीक है, और ए डी के सामने वाला एंगल है साइन बी, ठीक है, मैं कहा ओके। और मैंने पूछा कि ए डी अपॉन सी डी क्या होगा, उधर वाले ट्राइंगल में ना, ए डी अपॉन डी सी या सी डी वॉट एवर, ए डी अपॉन डी सी क्या होगा, तो आपने बोला कि ए डी अपॉन डी सी निकालेंगे तो ए डी के सामने वाला एंगल सी, तो यहाँ पे साइन ऑफ एंगल सी, और डी सी के सामने वाला एंगल साइन सी ए डी, है ना, साइन ऑफ एंगल सी ए डी। मैंने कहा ओके, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए डी कैंसिल हो जाएगा, तो बी डी अपॉन डी सी का यहाँ से आपके पास में वैल्यू आएगा इन टर्म्स ऑफ साइंस, है ना, लाइक साइन ऑफ एंगल बी ए डी, ठीक है, अपॉन में साइन ऑफ एंगल सी ए डी, ठीक है, मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, क्या आएगा, लाइक साइन सी अपॉन में साइन बी, साइन ऑफ एंगल सी अपॉन में साइन ऑफ एंगल बी। अब आप चाहें तो साइन ऑफ एंगल सी अपॉन में साइन ऑफ एंगल बी को भी कुछ लिख सकते हैं, साइन ऑफ एंगल सी, तो एंगल सी के सामने वाली साइड ए बी है और एंगल बी के सामने वाली साइड ए सी है, तो आप उसे ए बी अपॉन ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो बी डी अपॉन डी सी को, है ना, किसी भी हालात में, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, लाइक ए बी साइन बी ए डी, ठीक है, अपॉन में ए सी साइन सी ए डी, है ना, क्लियर है, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आप इस चीज़ को ऐसा रिप्रेजेंटेशन में ला सकते हैं, लाइक ए बी साइन बी ए डी अपॉन में ए सी साइन सी ए डी, ऐसा आप लिख सकते हैं, क्लियर है, ये बात समझ में आती है। मतलब हमने क्या किया कि सिंपल भाषा में ये सीख लिया कि अगर हमने एक सीवियन ड्रॉ की, ठीक है ना, तो ये सीवियन, ठीक है ना, इस गिवन ट्राइंगल को जिन दो ट्राइंगल्स में ब्रेक कर रही है उनके एरियाज का रेशियो क्या होगा, तो वो ए बी साइन बी ए डी अपॉन में ए सी साइन सी ए डी, ठीक है ना, क्लियर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं ए बी साइन बी ए डी और ए सी साइन सी ए डी, ये रेशियो ट्राइंगल्स के एरियाज का रहेगा, है ना। ये बेसिकली जाना जाता है डाइसेक्शन ऑफ ट्राइंगल के नाम से, है ना। लाइक जब भी हम कुछ भी लाइन सेगमेंट या लाइन ड्रॉ करेंगे तो जिस रेशियो में चीज़ें डिवाइड हो रही होंगी, एरिया जिस रेशियो में बढ़ रहा होगा, वो रेशियो ये साइड और लाइक एंगल जो डाइसेक्टेड लाइन के साथ में ये साइड बना रही है वो एंगल का साइन, है ना, इन दोनों के प्रोडक्ट सेम एज फॉर दिस ट्राइंगल एज वेल, ठीक है, इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। कुछ बातें और भी हैं, लाइक फैक्ट वन, ठीक है, फैक्ट वन क्या कहता है, ठीक है, फैक्ट वन क्या कहता है, फैक्ट वन कहता है कि अगर एक ए बी डी सी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ना, ए बी डी सी क्या है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, लाइक ए बी, ठीक है, डी सी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर गिवन है आपको ना, ठीक है, बिल्कुल गिवन है। तो अगर आपसे कोई बी डी और डी सी का रेशो पूछे, है ना, बी डी और डी सी का रेशो पूछे, है ना, कि बी डी अपॉन डी सी क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे। वैसे जनरली यहाँ पर लिखा हुआ है कि बी डी अपॉन डी सी जो है वो साइन बी ए डी अपॉन साइन सी ए डी हो जाएगा ना, बी डी हो जाएगा साइन बी ए डी, है ना, और सी डी हो जाएगा साइन सी ए डी, ठीक है ना, बी ए डी ये वाला एंगल है, सी ए डी ये वाला एंगल है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, है ना। तो एक्चुअली में क्या हुआ है ना ध्यान से सोचो तो, ये जो एंगल है ना, ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, और ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है, क्लियर। तो बी डी अपॉन सी डी आप इस ट्राइंगल में अगर देखते हैं बी डी अपॉन सी डी, तो बी डी के सामने वाला एंगल साइन फाई और सी डी के सामने वाला एंगल साइन थीटा, ठीक है।
अब उसने इस एंगल को चेंज करके इस एंगल में कन्वर्ट कर दिया है और इस एंगल को चेंज करके इस एंगल में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसने बोला है कि BD जो एंगल बनाएगा इधर और CD जो एंगल बनाएगा इधर, उन दोनों के एंगल के साइन के रेशियो के बराबर हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एज रिक्वायर्ड। ठीक है, इनफैक्ट इन्होंने बोला कि कॉर्ड लेंथ जो है वो इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल टू विच द कॉर्ड बिलोंग्स। ठीक है ना, एंड मल्टीप्लाई में साइन ऑफ एंगल सब्टेंडेड बाय द कॉर्ड ऑन द आर्क ऑफ द सर्कल, है ना। कोई भी सिचुएशन में, ठीक है ना, लाइक CD के आपको लाइक लेंथ के बारे में बात करनी है तो आप क्या करोगे, ठीक है ना, इस सर्कल का डायमीटर और CD ने जो एंगल सबटेंड किया है उन दोनों के उस एंगल के साइन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आप चीज़ों को लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। और अगर फैक्ट 2 पे बात करूं तो अगर डी बी इन द एंगल डोमेन ऑफ एंगल BAC, एंगल BAC अगर अपने को गिवन है किसी भी हालत में, ठीक है, ठीक है, ये एंगल BAC है। ठीक है, और D जो एक पॉइंट है वो उस डोमेन में है। ठीक है, D यहाँ पे है, क्लियर। ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल भी कंप्लीट कर दिया मैंने। ठीक है ना, एंड लेट AD इंटरसेक्ट BC एट E, AD को एक्सटेंड किया तो उसने इंटरसेक्ट किया BC को कहाँ पर, उसने इंटरसेक्ट किया BC को कहाँ पर, D पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, E पॉइंट पर, है ना, BC को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। ठीक है, तो ये कहता है कि BE और EC का जो रेशियो रहेगा, BE और EC का जो रेशियो रहेगा वो किसके बराबर होगा, AB अपॉन AC BD अपॉन CD इंटू साइन ABD अपॉन में साइन ACD। ठीक है, ठीक है ना, लाइक ABD कौन सा एंगल है, ABD इज लाइक ABD ये वाला एंगल। ठीक है, और ACD कौन सा एंगल है, ACD ये वाला एंगल। क्लियर ना, BE और EC का रेशियो हम कैसा लिख सकते हैं, AB अपॉन AC। ठीक है, BD और मल्टीप्लाई में BD अपॉन CD। ठीक है ना, और साइन ABD और साइन ACD के रेशियो के बराबर। अब आप बोलोगे ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ, है ना, तो ये आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, लाइक छोटी सी लाइक, है ना, ट्रिग्नोमेट्री आप थोड़ी सी अप्लाई करेंगे, लाइक AB और AC के रेशियो के टर्म्स में आप BE और EC को लिख लीजिए। ठीक है, और सेम फॉर DB और DC के टर्म्स में भी लिख लीजिए। ठीक है, और फिर एलिमिनेट कर दीजिए किसको, एंगल्स को। ठीक है ना, किसको एलिमिनेट कर दीजिए, एंगल्स को, लाइक इन दोनों एंगल्स को इन दोनों एंगल्स के साथ में एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, तो आप इस रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है, ट्राई कीजिएगा। ठीक है अभी बात करते हैं अगली, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वर्जन है किसका, सीवास थ्योरम का। सीवास थ्योरम आप जानते हैं कि एक ट्राइंगल है। ठीक है, एक ट्राइंगल में लाइक अगर 3 सीवियंस हैं, ठीक है, और तीनों सीवियंस कॉन्करेंट हैं, ठीक है ना, तो तीनों सीवियंस कॉन्करेंट होंगी, है ना, तीनों सीवियंस क्या होंगी, कॉन्करेंट ही होंगी। इसके लिए है ना जिम्मेदार कौन है, एक पर्टिकुलर रिजल्ट, है ना, कि लाइक हम बोलते हैं कि BD अपॉन में DC इंटू, ठीक है ना, CE अपॉन में E है, ठीक है, CE अपॉन में E है, ठीक है, और AF अपॉन में FB, इन तीनों को प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर है, लाइक ये अपॉन में ये इंटू ये अपॉन में ये इंटू ये अपॉन में ये, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तभी हम बोल सकते हैं कि ये किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, कॉमन पॉइंट P से पास कर रही है। क्लियर, अच्छा, कॉन्करेंट है इन शॉर्ट। हाउ टू प्रूव दिस, वेरी इजी, वेरी 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 इजी। क्या BD और DC का रेशो जो भी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था इन टर्म्स ऑफ AB एंड AC और ये दोनों एंगल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, BD अपॉन DC को क्या लिखेंगे, BD अपॉन DC को लिखा जाएगा लाइक AB साइन BAD, AB साइन BAD, ठीक है, ओके, अपॉन में AC साइन CAD, ठीक है। फिर मैंने पूछा लाइक दूसरा रेशो है CE अपॉन में E है, तो बताइए CE अपॉन में EA क्या लिखेंगे, CE अपॉन में EA लिखेंगे तो BC साइन BCE या CBE, ठीक है ना, क्या लिखेंगे BC साइन CBE, ठीक है, और इसके लिए क्या लिखेंगे, AE के लिए क्या लिखेंगे AB साइन ABE, है ना, AB साइन ABE या EBA एक ही बात है, ABE लिख दिया मैंने, ठीक है। और फिर मैंने पूछा कि AF अपॉन में FB क्या होगा, तो आपने बोला सर सेम जो चीज़ अभी बताई थी AF अपॉन में FB के लिए, तो AF के लिए लिखा हमने AC साइन ACF, AC साइन ACF, ठीक है, ACF अपॉन में लाइक BC साइन BCF, BC साइन BCF, ठीक है, मैंने कहा ठीक है।
अब क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो BC से BC कैंसिल हो जाएगा, AB से AB और AC से AC, ठीक है, और साइन वाली चीज़ें बच जाएंगी जो कि ये बोलेंगी कि ये सब का प्रोडक्ट कितना है, 1 है ना। सीवास थ्योरम में हम ऑलरेडी ये प्रूव कर चुके हैं, ठीक है ना, बस हमने इन रेशियोज को कॉरस्पॉन्डिंग साइंस के टर्म्स में चेंज कर दिया और ये चीज़ प्रूफ हो जाती है, ठीक है। अभी ये बात समझ में आ गई हमें ना, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं ना, तो एक IMO शॉर्टलिस्ट क्वेश्चन ले लेते हैं शुरुआत में ही, है ना। IMO शॉर्टलिस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करिए, लाइक इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए एंड ट्राई करिए हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, आप लोग पॉज करके ट्राई कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। एक बार जब आप अपना ट्राई कर लें, लाइक ये ट्राई है ना, उसके बाद आप देखें सोल्यूशन, ठीक है। चलिए विचार करते हैं, पहले तो क्वेश्चन क्या है ना उस बात पे, ठीक है, फिर इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि लेट ABCD बी अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ABCD क्या है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, हुज डायगोनल्स AC एंड BD मीट एट E। ABCD एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है जिसके जो डायगोनल्स हैं AC और BD मीट करते हैं E पॉइंट पे, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं रफ स्केच बना रहा हूँ पहले तो ना, ठीक है, ठीक है, ओके। दोनों डायगोनल्स E पॉइंट पे मीट कर गए, मैंने कहा ओके। अब आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं, द एक्सटेंशंस ऑफ साइड AD एंड BC, है ना, बियॉन्ड A एंड B, A और B से आगे की तरफ, है ना, ठीक है ना। AD का एक्सटेंशन, BC का एक्सटेंशन, A और B से आगे की तरफ, वो मीट करता है F पॉइंट पे, ठीक है। और G बी द पॉइंट सच दैट ECGD, है ना, ECG और D, ओके 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 ओके, ठीक है। क्या कह रहा है ये कि AD और BC को बियॉन्ड A एंड B, A और B से आगे की तरफ आप एक्सटेंड करेंगे ना, ठीक है ना। AD और BC को आगे की तरफ आप एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, बियॉन्ड A और B। हाँ नहीं, यहाँ पे अपन ने गलती की है, लाइक ये कह रहा है कि A और B से आगे की तरफ एक्सटेंड करिए ना, तो ये आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पे, ओके ठीक है। डायग्राम बनाते हैं यार सबसे पहले तो, है ना, डायग्राम की शुरुआत करते हैं, ठीक है, ठीक है। हमें किस किस को एक्सटेंड करना है, AD और BC को ना, तो एक्सटेंडेड ही ड्रॉ कर देते हैं यार, है ना, ठीक है, एक्सटेंडेड ही ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, एक्सटेंडेड ही, ठीक है, ठीक है, एक्सटेंडेड लाइक डन। तो AD और BC को A और B से आगे की तरफ हमने बढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, ये AD है और ये BC है, क्लियर, मैं कहा क्लियर ही है, ठीक है। अभी AC और BD को ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन गया है, ऑलमोस्ट साइक्लिक, ठीक है। और AD और BC ने आगे इंटरसेक्ट किया है कौन से पॉइंट पे, नहीं डायगोनल्स मीट कर रहे थे E पॉइंट पर, ठीक है। और द एक्सटेंशंस ऑफ AD एंड AC बियॉन्ड A एंड B मीट एट F, ये F पॉइंट आ गया, ठीक है। G be the point such that ECGD is a parallelogram, ECGD है ना, ओके ओके ओके, इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसी के पैरेलल, ठीक है, ठीक है, ECGD एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, ECGD एक पैरेललोग्राम हो गया, डन है। ये कौन सा पॉइंट आ गया, G, ठीक है, ECGD क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमने डायग्राम सिमेट्रिक सा बना दिया ना, लाइक इस लाइन के अबाउट डायग्राम जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है इससे डिफरेंट होना, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, G be the point such that ECGD is a parallelogram, H be the image of E, E की इमेज है H अंडर रिफ्लेक्शन इन AD, है ना, अगर AD में रिफ्लेक्शन ले तो E की इमेज कौन है, H है, ठीक है, E की इमेज H है, ठीक है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉइंट होगा H, ठीक है, मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, H आ गया E का इमेज AD के अंदर, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट DHFG आर कौन साइक्लिक, DHFG,
है ना। डी एच एफ जी, ये चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक होंगे, प्रूफ करना है। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक है, तो एफ और जी को भी मिला दिया मैंने, ठीक है, क्लियर है। एफ और जी को भी मिला दिया और इस तरीके से मिलाया ताकि आपको ये ना लगे कि एफ जी और एफ ई और ई जी तीनों एक ही लाइन है, ऐसा ना लगे, ठीक है, ठीक है। अभी क्या करना है, लाइक छोटा सा काम क्या करना है, ठीक है, ये पॉइंट ई है ना, बस, ठीक है। अभी हमें ये प्रूफ करना है, क्या क्लेम करना है दोस्त, डी एच एफ जी आर कौन साइक्लिक, ठीक है। अब ये बात आ जाती है डी एच एफ जी कौन साइक्लिक होने के लिए, तो फिर ये बात आ जाती है कि सर किसी भी तरीके से अगर आपने ये प्रूव कर दिया, किसी भी तरीके से अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि लाइक क्या प्रूव कर दिया डी एच एफ जी कौन साइक्लिक होने का मतलब है कि ये चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर होंगे। अब कौन से ऑर्डर में होंगे, है ना, ये ऑर्डर नहीं बताया, ऑर्डर नहीं बताया, ठीक है। लाइक आप ए डी साइड को छोटा कर दो, या बी जी साइड, बी सी साइड को छोटा कर दो, या डी सी साइड को छोटा, ए डी बी साइड को बड़ा, या व्हाटएवर, है ना, जो जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आप बनाओगे, ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक प्रूफ करने हैं। इनको कॉन्साइक्लिक प्रूफ करना इज इक्वलेंट टू व्हाट, है ना, इज इक्वलेंट टू व्हाट, है ना, क्या लिख देने के बराबर है, ये क्या लिख देना, बिल्कुल सेम टू सेम चीज शो करेगा ना। तो अगर 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 हम सिंपल सा सोचें कि अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है तो अपोजिट एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो मैं एफ एच डी और एफ जी डी इन दोनों एंगल्स का सम अगर मैं 180 लिख दूं तो काम चल जाएगा, तो हाँ बिल्कुल चल जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं विच इज इक्वलेंट टू, विच इज इक्वलेंट टू, किसकी इक्वलेंट है ये चीज बोल देना, इज इक्वलेंट टू एफ एच डी प्लस एफ जी डी, है ना, एंगल एफ एच डी प्लस एंगल एफ जी डी, दोनों का सम कितना कर देना, 180 कर देना, इसके बराबर ही बात है, ठीक है, ओके। अब एक और बात है ना, बहुत ही सिंपल सी, क्या आपको ये पता है कि ई का रिफ्लेक्शन ए डी में देखा तो वो कहाँ पे मिला अपने को, वो कहाँ पे मिला, एच पे, है ना। तो अगर मैं ई को डी से मिला दूँ, जो कि मिलाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, और ई को अगर मैं मिला दूँ किससे, एफ से भी, ठीक है ना, तो क्या आपका मन नहीं कहता कि किसी ने एच को उठा के नीचे पटका तो वो ई पे आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो क्या एंगल एफ एच डी और क्या एंगल एफ ई डी दोनों बराबर होंगे, तो आपने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है ना, विच इज इक्वलेंट टू, है ना, विच इज इक्वलेंट टू, मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इक्वलेंट टू, किसकी इक्वलेंट होगा, तो एफ एच डी की जगह एंगल एफ ई डी लिख सकते हैं, एफ ई डी, ठीक है। तो एफ ई डी और एफ जी डी इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो एफ ई डी एंगल और एफ जी डी एंगल, ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब ये दोनों एंगल्स का सम 180 हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि जब हम ई और जी को मिलाएं तो पहली चीज़ तो ई पॉइंट लाई कर जाए किसके ऊपर, एफ जी के ऊपर। ई पॉइंट अगर एफ जी के ऊपर लाई कर जाए तो मज़ा ही आ जाए, है ना। और फिर ये दोनों साइड्स भी बराबर हो जाए ताकि ये एंगल बराबर ये एंगल आ जाए, है ना, ई पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही आ जाए, ये दोनों एंगल बन जाए तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन जाए और 180 हो जाए, है ना, कितना सही है ना लेकिन ऐसा होगा नहीं ना, और अगर होगा तो हमें प्रूव करके दिखाना होगा, ठीक है। अब इस चीज़ को शो करने के लिए ना, इस चीज़ को शो करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है ना, मतलब ये चीज़ कह देना कैसे पॉसिबल है, क्या इक्वलेंट स्टेटमेंट लिखें जो इस कंडीशन को लाइक सूटेबल हो ना। तो विच इज इक्वलेंट टू व्हाट, है ना, विच इज, ठीक है, विच इज इक्वलेंट टू व्हाट, ठीक है ना, विच इज इक्वलेंट टू व्हाट, साइन ऑफ एंगल एफ ई डी अपॉन में साइन ऑफ एंगल एफ ई सी। सोच के देखना भाई, साइन ऑफ एंगल एफ ई डी, साइन ऑफ एंगल एफ ई डी और साइन ऑफ एंगल एफ ई सी जो है, अगर वो बराबर आ जाए किसके, साइन ऑफ एंगल एफ जी डी और साइन ऑफ एंगल एफ जी सी के बराबर आ जाए, ठीक है। सोच के देखना, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का साइन का जो रेशियो हो, वही रेशियो में अगर ये दोनों एंगल्स का साइन का वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो क्या लगता है सेम रेशियो में, है ना,
या तो देखो ये दोनों ऑब्ट्यूज एंगल लग रहे हैं आपको और वो दोनों एक्यूट लग रहे हैं, तो अगर ये 180 माइनस थीटा और ये 180 माइनस फाई है, ठीक है ना, तो इनके जो साइन में रिजल्ट आएंगे वही रिजल्ट इन दोनों के आने चाहिए, लाइक ये थीटा और ये फाई के तरीके से। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में ये एफ जी वाली लाइन जो है वो ई पॉइंट से पास कर जाएगी, है ना। एफ जी वाली लाइन कहाँ से पास कर जाएगी, ई पॉइंट से पास कर जाएगी। और अगर ऐसा हो जाएगा तो उससे क्या होगा सर, उससे दोस्त ये हो जाएगा, सबसे खास बात ये हो जाएगी, है ना, उसको प्रूव कर देने से हम क्या बोल पाएंगे, हम ये बोल पाएंगे कहीं ना कहीं एफ जी कहाँ से पास कर गया, ई पॉइंट से पास कर गया। और ई पॉइंट से पास कर गया तो क्या होगा, तो क्या ये दोनों एंगल्स का सम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्लियर, बढ़िया। अब ये चीज़ शो कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ शो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या हम तरीका अपनाएं, क्या तरीका अपनाएं, है ना, ठीक है। इसके लिए क्या तरीका अपनाया जाए जो लाइक हमें इसमें हेल्प करे प्रूफ करने में ना, ठीक है। तो हमने सोचा यार इसके लिए जो तरीका बेस्ट सोचा जाए जिसकी हेल्प से हम ये प्रूव कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमने इसमें सोचा कि एरिया कैलकुलेट करने के तरीके से हम इसमें एंटर करते हैं ना। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं इसमें कि लाइक एरिया ट्राइंगल FED और एरिया ट्राइंगल FEC, एरिया ट्राइंगल FED, इस ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दो तरीके बताओ इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के और इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के, ठीक है, दो तरीके। कितने तरीके, दो तरीके, दो तरीकों से हम इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लें। तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर हम FD इंटू FE इंटू बीच वाला इंक्लूडेड एंगल है ना, उसका हाफ ये लिख सकते हैं इस ट्राइंगल का एरिया। मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पे से FC इंटू EC इंटू इस बीच वाले एंगल ऐसा लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। और क्या तरीका हो सकता है, और तरीका ये हो सकता है सर कि हम लिख दें FE इंटू ED इंटू बीच वाले एंगल का साइन, है ना, का हाफ, है ना, एंड ये साइड इंटू हाफ इंटू ये वाला एंगल का साइन, है ना, ये लिख सकते हैं। मैंने कहा ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या ही हो जाएगा, ऐसा करने से आप क्या ही रिजल्ट निकाल लोगे। तो भाई ऐसा करने से हमें लाइक हमने जो कॉमन साइड यूज़ की ये वाली साइड तो एलिमिनेट हो जाएगी, और ये दोनों साइड्स का जो रेशो है, क्योंकि ये दोनों एंगल तो बराबर हैं, तो इन दोनों एंगल्स के टर्म्स में ये दोनों साइड्स अपनी आ जाएंगी। क्या ये बात क्लियर है ना, हाँ ये बात क्लियर है। और यही दोनों साइड्स हम यूटिलाइज करेंगे इस पूरे ट्राइंगल और इस पूरे ट्राइंगल, इन दोनों के एरियाज के लिए। तो वहाँ से भी FD और FC का रेशो आ जाएगा, और दोनों FD FC के रेशोज को अगर हम कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं हम इस कंक्लूजन तक पहुँच सकते हैं। तो हमने ट्राई किया कि हम एरिया वाले अप्रोच से इसमें एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। तो एरिया वाली अप्रोच लगाते हैं सबसे पहले ना। सबसे पहले क्या लिखा, कौन से ट्राइंगल के एरिया से शुरू करेंगे, सबसे पहले लिखा एरिया ट्राइंगल FED, है ना। क्या लिखा हमने, एरिया ट्राइंगल FED है ना, और एरिया ट्राइंगल, है ना, FEC, है ना। ये दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ट्राइंगल FED और एरिया ट्राइंगल FEC। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ हमने एक बात बोला कि हम ये रेशियो लेके आना चाहते हैं और हमारा काम हो जाएगा। तो हमने FED ट्राइंगल और FEC ट्राइंगल ना, इन दोनों के लिए चीज़ें शुरू की है ना। तो FED ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला हमने लिखा कि हाफ से हाफ तो कैंसिल हो ही जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ना। तो हम डायरेक्टली मेन बातें लिख लेते हैं, लाइक हम सबसे पहले लिखेंगे FD इंटू डी। क्या लिखेंगे, FD इंटू डी, लेट मी चेंज द कलर, FD इंटू डी, ठीक है। और मल्टीप्लाई में साइन ऑफ FD, साइन ऑफ एंगल FD, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, FC इंटू सी साइन ऑफ एंगल FCE, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और आप कहीं ना कहीं जानते हो कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, कहीं ना कहीं ये दोनों अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है, मैंने कहा ठीक है। और इक्वल में इसी चीज़ को और क्या लिख सकते हैं अपन, इसी चीज़ को और क्या लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसी चीज़ को अपन लिख सकते हैं FE इंटू ED, है ना, FE इंटू DE, ठीक है। और मल्टीप्लाई में साइन ऑफ एंगल FED, ठीक है। और डिवाइडेड बाय नीचे लिख सकते हैं FE इंटू EC, है ना, और साइन एंगल कौन सा, FEC, ठीक है। अब एक बालक ने कहा कि सर जब दोनों को बराबर किया जाएगा ना,
लाइक बीच वाले पोर्शन की हमें ज़रूरत नहीं, दोनों को अगर बराबर कर दें तो ये क्या इंप्लाई करेगा, दोनों को अगर बराबर कर दें तो वो क्या इंप्लाई करेगा, है ना। तो एक बच्चे ने कहा कि सर डी अपॉन सी जो है ना, डी अपॉन सी से डी अपॉन सी भी चलता बनेगा, है ना। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा एफ डी अपॉन में डी सी, सॉरी एफ सी। मैंने कहा ओके। और यहाँ पे डी अपॉन ई सी, तो डी अपॉन ई सी से कैंसिल हो गया, और एफ ई से एफ ई भी कैंसिल हो गया। क्लियर है। अच्छा, तो सिर्फ क्या बचेगा, एफ डी अपॉन एफ सी दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल एफ ई डी, ठीक है ना, अपॉन में साइन ऑफ एंगल, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हम एफ डी जी ट्राइंगल का एरिया और एफ सी जी ट्राइंगल का एरिया, इन दोनों पे खेलेंगे, यानी एरिया ट्राइंगल एफ डी जी, ठीक है, अपॉन में एरिया ट्राइंगल एफ सी जी, ठीक है। एफ डी जी ट्राइंगल और एफ सी जी ट्राइंगल दोनों के एरियाज का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो यार एक बात बताओ, एफ डी जी का एरिया निकालने के दो तरीके बताओ। तो आपने बोला पहला तरीका कि सर एफ डी इंटू डी जी इंटू एंगल एफ डी जी का साइन, ठीक है। तो वहाँ पे लिख दिया मैंने कि एफ डी इंटू एफ जी, ठीक है ना, इंटू साइन ऑफ एंगल कौन सा, एफ डी जी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अपॉन में एफ सी जी के लिए बताओ तो एफ सी इंटू सी जी इंटू एफ सी जी एंगल का साइन, ठीक है, एफ सी इंटू सी जी इंटू साइन ऑफ एंगल एफ सी जी, ठीक है। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका भी बताओ। तो सर दूसरा तरीका ये है कि हम अगर एफ जी यूज़ करें, डी जी यूज़ करें और ये एंगल यूज़ करें, है ना, तो क्या लिखेंगे, क्या यूज़ करें, एफ जी इंटू डी जी, एफ जी इंटू डी जी इंटू साइन ऑफ एंगल एफ जी डी, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, एफ जी इंटू सी जी इंटू एफ जी सी, है ना, एफ जी इंटू सी जी इंटू साइन ऑफ एंगल एफ सी जी। क्लियर है, एफ जी सी, नॉट एफ सी जी, एफ जी सी, ठीक है, डन है। अभी क्या है ना, एफ जी से एफ जी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और एफ डी जी और एफ सी जी एंगल कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, ये वाला थॉट आया नहीं, है ना सर, कि एफ डी जी और एफ सी जी कैसे बराबर हुए। तो देखो, क्या आपको लगता है कि ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, बोला हाँ सर, और ये एंगल अल्फा तो ये एंगल भी अल्फा, क्या आपको ऐसा लगता है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि ये हमें गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है। क्या है, एक पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये एंगल अल्फा तो ये भी अल्फा, तो ये ओवरऑल पूरा एंगल थीटा प्लस अल्फा, ये भी पूरा एंगल थीटा प्लस अल्फा, दोनों बराबर है, तो दोनों के साइन भी बराबर होंगे। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि ये दोनों साइन ऑफ एफ डी जी और एफ सी जी बराबर होंगे, कट जाएंगे। डी जी अपॉन सी जी जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा किससे, है ना, यहाँ पे डी जी आना चाहिए था, एफ जी क्यों आ रहा है, इस पे भी विचार कर लेते हैं। वहाँ पे कुछ गलत लिखा है क्या अपन ने, वहाँ पे कुछ गलत लिखा है क्या हमने, हाँ, एफ डी इंटू एफ जी लिखा था, एफ डी इंटू एफ जी लिख दिया, ओके, और साइन एफ डी जी लिखा, गलत लिखा, एफ डी इंटू डी जी लिखना था ना, एफ डी इंटू डी जी इंटू साइन एफ डी जी ऐसा लिखना था। चेंज करते हैं, एफ डी इंटू डी जी होना चाहिए यहाँ पे, एफ डी इंटू डी जी, ठीक है, साइन एफ डी जी, है ना। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो डी जी और सी जी तो उधर वाले से कैंसिल हो जाएंगे, एफ जी से एफ जी कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो एफ डी अपॉन डी सी किसके बराबर आया, साइन एफ जी डी अपॉन साइन एफ जी सी के, ठीक है, ठीक है। यहाँ से क्या इंप्लाई किया कि एफ डी अपॉन में डी एफ सी जो है वो किसके बराबर आया, साइन एफ जी डी, साइन ऑफ एंगल एफ जी डी अपॉन में साइन ऑफ एंगल एफ जी सी। क्लियर है, मेरे को क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। साइन एफ डी अपॉन में एफ सी का वैल्यू अपने पास में अब क्या आ गया है, एफ डी अपॉन में एफ सी आ गया है, ठीक है। अब क्या करें सर, तो ये क्या इंप्लाई करते हैं, ये क्या इंप्लाई करता है, ये क्या इंप्लाई करता है। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दूं बाय इक्वेशन 1 एंड 2, क्या बोल सकते हैं अपन कि साइन ऑफ एफ ई डी, साइन ऑफ एंगल एफ ई डी, ठीक है, अपॉन में साइन ऑफ एंगल एफ ई सी, ठीक है, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल एफ जी डी, साइन ऑफ एंगल एफ जी डी अपॉन में साइन ऑफ एंगल एफ जी सी, ठीक है। क्लियर है, मैंने कहा क्लियर है,
तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, सोच के देखें सर, क्या इम्प्लाई करेगा, क्या इम्प्लाई करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ये इम्प्लाई करेगा कि ये दोनों एंगल्स का जो साइन का रेशो है, ठीक है ना, वही रेशो इन दोनों एंगल्स का भी है। अच्छा ओके, अच्छा ये दोनों का जो रेशो है, ये दोनों का रेशो है, ये रिप्रेजेंट करता है कि डीसी जो है वो एफजी को जैसे मान लो एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि लाइक ये दोनों का रेशियो जो है ना, ये बता रहा है कि एम पॉइंट जो है ना वही पॉइंट है जहाँ पे एफ जी इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, डीसी को। और ये दोनों का इक्वल रेशियो है, ये इंप्लाई कर रहा है कि कहीं ना कहीं एफ ई जो है वो आगे चल के एम पॉइंट से पास कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से इम्प्लीकेशन मिल जाता है कि यार क्या है कहानी, कहानी क्या है, कहानी ये है कि किसी भी हालात में आप क्या बोल सकते हो कि ये एफ ई और जी है ना, ये सेम जगह से पास हो रहे हैं, विच इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाई करता है कि एंगल एफ ई डी और एफ जी डी का सम कितना हो जाएगा, एंगल एफ ई जी और एफ जी डी का सम कितना हो जाएगा, ठीक है ना। एफ ई डी और एफ जी डी दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, जिसको आगे चल के आप क्या बोल देंगे कि लाइक एफ एच डी और एफ जी डी का सम भी कितना हो जाएगा, ठीक है, ये भी 180 हो जाएगा। और आपको पता है साइन के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं ना वो लाइक मॉड्यूलो 180 में है, सोच के देखिए, क्या मॉड्यूलो 180 में है, सोच के देखिएगा आप, ठीक है, विचार करिएगा। तो एफ एच डी और एफ जी डी का सम 180 विच इम्प्लाइज दैट डी एच एफ एंड जी आर कौन साइक्लिक, क्या है ये, कौन साइक्लिक पॉइंट्स है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए आप इसमें अगर आपको कुछ लाइक प्लस माइनस लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि लाइक सर ये वाली चीज़ थी, इसमें ये किया जा सकता था या उसमें वो किया जा सकता था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए ना नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसी पे विचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएमओ शॉर्टलिस्ट 2012, ठीक है। अगेन आईएमओ शॉर्टलिस्ट 2012 क्या कहता है क्वेश्चन, विचार करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन एन एक्यूट ट्राइंगल एबीसी, एक एक्यूट ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है ना। इन एन एक्यूट ट्राइंगल एबीसी द पॉइंट्स डी ई एंड एफ आर द फीट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स थ्रू ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एक ट्राइंगल बना लेते हैं। The incenters of triangle AEF, BDF, I1 and I2 and circumcenters of the triangle AC, I1 or ABC, I2, O1 and O2 respectively prove that I1, I2 and O1, O2 are parallel, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो विचार कर लेते हैं, एक रैंडम कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं, ठीक है। ये ABC ट्राइंगल हो गया अपना, ठीक है। और अगर विचार करें तो लाइक 3 ऑल्टीट्यूड्स, तो ये पहला ऑल्टीट्यूड हो गया अपना, ठीक है। ठीक है, ये दूसरा ऑल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। ये तीसरा ऑल्टीट्यूड हो गया, ये ए डी हो गया, ये बी ई हो गया और ये सी एफ हो गया, ठीक है। ए डी बी ई और सी एफ, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि ए ई एफ जो ट्राइंगल है, तो ए ई एफ ट्राइंगल बना लिया हमने, ए ई एफ ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। ई और एफ को ज्वाइन करके ए ई एफ ट्राइंगल बन गया, ठीक है। और बी डी एफ ट्राइंगल भी बन गया। दोनों का इन सेंटर I1 और I2, इसका इन सेंटर यहाँ बोल देते हैं कि लाइक I1 यहाँ पे होगा, ठीक है, और इसका इन सेंटर यहाँ होगा I2, ठीक है। क्लियर है, मैंने कहा क्लियर है। तो आगे हालात क्या है
कि सरकम सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल ACI1, ठीक है, AI1 और C को मिला दिया और इसका जो सरकम सर्कल होगा उसका जो सेंटर होगा उसको O1 नाम दिया गया है। मान लेते हैं O1 जो होगा वो AC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी O1 यहाँ पे होगा, ऐसा मान लेते हैं। क्लियर है? मैंने कहा क्लियर है। और BCI2 यानी ये वाला ट्राइंगल, इसका सरकम सर्कल कैसा बनेगा? जैसा भी बनेगा, है ना, उसका सरकम सेंटर O2 यहाँ पे मान लेते हैं ना, ठीक है, क्लियर है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि O1 O2 जो O1 और O2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, है ना, O1 और O2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, क्लियर है, O1 और O2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी दैट इज पैरेलल टू I1 I2, I1 और I2 को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल होगी, ठीक है। ये दोनों लाइंस पैरेलल होने वाली है, ये वी हैव टू प्रूव, है ना। हाउ टू प्रूव दिस, है ना, और प्रूव करने वाले हैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए, है ना। अच्छा, सबसे पहली बात, एक और कुछ बेसिक बातों से भी शुरू करेंगे। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं बोल दूं सॉल्यूशन में ना, ठीक है, सॉल्यूशन में पहली बात मैं ये बोल दूं कि कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है ना, AI1 और BI2 इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो I होगा, वेयर I इज द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? कहीं ना कहीं AEF ट्राइंगल का इन सेंटर I1 है, तो डेफिनेटली AI1 क्या है? एंगल A का बाइसेक्टर है। और BI2 क्या है? एंगल B का बाइसेक्टर। एंगल A का बाइसेक्टर और एंगल B का बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या आएगा? इन सेंटर आएगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है सर। तो अगर ये इन सेंटर आने वाला है तो क्यों ना इस पर विचार कर लिया जाए, ठीक है ना। तो हमने A और I को ज्वाइन करते हुए लाइक, ठीक है ना, ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया और B और I2 को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दिया, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है हमने इंडिकेट कर दिया। क्या इंडिकेट किया बताइए? दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसको हमने I से रिप्रेजेंट कर दिया। किससे रिप्रेजेंट कर दिया? I से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर मैंने कहा यार कि कहीं ना कहीं आप I को C से मिला दो, मिला दिया सर। क्या इसमें कोई परेशानी है? बोलो बिल्कुल नहीं है। अब हमें इसमें एक कहानी पता है। क्या पता है? एक छोटी सी कहानी हमें इसमें पूरी कहानी में पता है ना। क्या कहानी है छोटी सी? अगर मैं C और I को मिला के आगे एक्सटेंड करूं, C और I को मिला के आगे मैं एक्सटेंड कर दूं, है ना, और मान लो वो किसी पॉइंट M पर जाकर मिले, है ना, तो मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना है ना। मैंने 90 लगा दिया है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि मैं C और I को आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ और वो M पॉइंट पे मीट करेगा, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा? ठीक है ना, ये दो एंगल्स का सम कितना होगा, है ना। क्योंकि अगर AI1 C से पास होने वाला जो सर्कल है, ठीक है ना, वो सर्कल, और BI2 C से पास होने वाला जो सर्कल है वो C पॉइंट से तो पास कर ही रहा है। अगर मैं बोल दूं कि वो दोनों सर्कल्स CI पर ही दोबारा इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों सर्कल जो पास होंगे वो CI पर ही दोबारा इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, दोबारा वो कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे? CI पर ही इंटरसेक्ट करेंगे। यानी मैं ये प्रूफ कर दूं कि CI जो है वो रेडिकल एक्सिस है। क्या है? दोनों सर्कल्स के लिए क्या है? रेडिकल एक्सिस है। तो डेफिनेटली उसके लिए मुझे ये प्रूफ करना होगा कि I से इन चारों पॉइंट्स की क्या है? पावर सेम है। I अगर रेडिकल एक्सिस पे लाई कर रहा है तो I की दोनों ही सर्कल से पावर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, अब पावर सेम करनी प्रूफ है तो हमें मतलब इन शॉर्ट ये प्रूफ करना है कि I1 इंटू IA दैट इज इक्वल टू I2 इंटू IB। ओके, एंड हाउ टू डू दिस, है ना। तो इस पर विचार करना पड़ेगा दोस्त, इस पर क्या करना होगा? विचार करना होगा। ओके, इस पर विचार किया जा सकता है। अगर CI सर रेडिकल, अगर I पॉइंट रेडिकल एक्सिस पे ही लाई किया तो CI रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर CI रेडिकल एक्सिस हो गया तो दोनों सर्कल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन रेडिकल एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है। मैंने कहा हाँ, तो डेफिनेटली CI जो है उसके ऊपर O1 O2 क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। तो डेफिनेटली
I1 I2 और O1 O2 पैरेलल प्रूफ करना है तो Ci जो होगा वो I1 I2 पे भी परपेंडिकुलर होगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा हाँ बात तो सही है, थॉट तो क्लियर है। अब इस थॉट को कैसे फॉलो करें तो उस पर विचार कर लेते हैं, ठीक है, उस पर विचार कर लेते हैं, ठीक है, उस पर विचार कर लेते हैं। सबसे पहले विचार शुरू किया कहाँ से, वो I1 IA और I2 IB है ना, उस चीज़ तक पहुंचने की कोशिश, है ना। क्या करें, सबसे पहले देखो यार, अगर आप हमेशा याद रखना कि फीट्स ऑफ एल्टीट्यूड्स को ज्वाइन करके अगर आप ट्राइंगल बनाओगे, जैसे ये ट्राइंगल बनाओ, तो ये ट्राइंगल ACB ट्राइंगल की क्या होगा, सिमिलर होगा। अच्छा कैसे सिमिलर होने वाला है, ये बता दो सर, कैसे सिमिलर होने वाला है। तो मैंने पूछा कि, है ना, क्या आपको लगता है कि BFEC इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है सर, है, हक से है। मैंने कहा ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल AEF किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर ये वाला जो एंगल होगा ना वो इस एंगल के बराबर होगा, एंगल B के बराबर होगा। मैंने कहा ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा एंगल ABC के। तो कहीं ना कहीं ये इम्प्लाई करता है कि AEF ट्राइंगल में एंगल A और ABC ट्राइंगल में भी एंगल A बराबर है, और AEF ट्राइंगल का एंगल AEF इस एंगल B के बराबर है। बोला हाँ सर, तो दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, कौन कौन से, AEF और ABC सिमिलर हो गए। ट्राइंगल AEF सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल ABC के। क्लियर है सर। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि उनकी साइड्स कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो AF का AC के साथ रेशो होगा, ठीक है ना, वही रेशो, ठीक है ना, वही रेशो AE का AB के साथ होगा, ठीक है ना, और वही रेशो EF का BC के साथ होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है। फिर मैंने पूछा कि यार एक छोटी सी बात बताओ, AF और AC इन दोनों का रेशो किसके बराबर होगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, बोले दिख रहा है सर। तो ये AF किसका काम कर रहा है, ये बेस का काम कर रहा है। अगर सर आप एंगल A की बात कर रहे हो ना तो ये बेस का काम कर रहा है, और AC किसका काम कर रहा है, हाइपोटेन्यूस का। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो मैं चाहूँ तो किसी भी हालात में AF अपॉन में AC को कॉस ऑफ एंगल A लिख सकता हूँ। क्या इसमें कोई परेशानी है, बोले बिल्कुल परेशानी नहीं है, कॉस A लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। अब अगली बात की कि सर क्या इसी टाइप से, है ना, क्योंकि हम किसी भी हालात में ये जानते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके को जो भी, है ना, जो भी पार्ट्स होते हैं वो भी सिमिलर हो जाते हैं। तो ट्राइंगल AEF जो है उसकी इन सेंटर से, उसके इन सेंटर से A वर्टेक्स की जो डिस्टेंस होगी और ट्राइंगल ABC के इन सेंटर से जो A वर्टेक्स की डिस्टेंस होगी, दोनों भी सेम रेशो में ही प्रोपोर्शनल होंगी। बोला हाँ सर, सेम रेशो में ही प्रोपोर्शनल होंगी। तो अगर दोनों ही सेम रेशो में भी प्रोपोर्शनल होंगी तो AI1 और AI, है ना, AI1 और या I1A और I1 का A से डिस्टेंस और I का A से डिस्टेंस, इन दोनों का रेशो क्या रहेगा, तो ये रेशो भी सर cos A ही रहेगा। मैंने कहा ठीक है, ये क्वेश्चन 1 हो गई, याद रखना। बोला ठीक है सर। मैंने कहा सिमिलरली मैंने बोला कि क्या ट्राइंगल BDF, क्योंकि आपको पता है कि ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, क्यों है, क्योंकि ये वाला आर्क यहाँ पे भी 90 सबटेंड कर रहा है, यहाँ पे भी 90 सबटेंड कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो कौन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, कौन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, AFDC क्या है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ऑल्सो हम बोलेंगे कि AFDC क्या है, इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है सर, ठीक है। अगर ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी हालात में जो ये एंगल होगा वो एंगल A के बराबर होगा। बोला हाँ सर बोल सकते हैं। एंगल BDF बराबर एंगल BAC, एंगल BDF बराबर एंगल BAC, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, ये इम्प्लाई करता है कि जो रेशो या जो ट्राइंगल BDF होगा वो BAC के सिमिलर होगा, ट्राइंगल BDF सिमिलर होगा BAC के। क्या ये बात क्लियर है? मैंने कहा क्लियर है। तो सर साइड्स का रेशो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मैंने कहा हाँ बात तो सही कह रहे हो दोस्तों, बात तो बिल्कुल पते की कह रहे हो। तो जो रेशो सर BD का किसके साथ होगा, सर जो रेशो BD का किसके साथ होगा जो रेशो BD का किसके साथ होगा, AB के साथ होगा। BD का किसके साथ होगा, AB के साथ होगा, है ना। क्या वही रेशो से खेल लें सर,
क्या रेशो बी डी का जो ए बी के साथ होगा उसी से खेल लें? क्या हम उसी से खेल लें? मैंने कहा खेल सकते हैं। तो बी डी और ए बी का जो रेशो होगा, बी डी और ए बी का जो रेशो होगा, क्या उसे हम कॉस ऑफ एंगल बी बोल दें? बोला हाँ सर बोल दो। तो हम इसको कॉस बी बोल देंगे और यही रेशो हो जाएगा बाकी के साइड्स का भी, लाइक बी एफ और बी सी का भी, और लाइक डी एफ और ए सी का भी। ठीक है सर। और क्या यही रेशो है ना इन सेंटर की डिस्टेंसेस का भी हो जाएगा, लाइक बी आई टू और बी आई, ये दोनों का रेशो भी वही हो जाएगा? बोला हाँ सर। तो आई टू का बी से डिस्टेंस और आई का बी से डिस्टेंस का रेशो भी कॉस ऑफ एंगल बी हो जाएगा। क्या इसमें कोई परेशानी है? क्या इसमें कोई परेशानी है? तो आपने कहा बिल्कुल नहीं सर, इसमें तो कोई भी परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, बहुत 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 बढ़िया बात है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं छोटा सा एक चीज़ कि लाइक आई की I1 से डिस्टेंस और आई की I2 से डिस्टेंस, इस पे थोड़ा सा विचार कर लें। बोला कर लो सर। मैंने कहा आई की I1 से जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को निकालने के लिए क्या करें? तो बोला सर आई की ए से डिस्टेंस में से I1 की ए से डिस्टेंस माइनस कर दो, यानी आई ए में से अगर आप I1 ए माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में? I1 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। और I2 की डिस्टेंस चाहिए तो आई बी में से I2 भी माइनस कर दो। ठीक है सर। ये माइनस करने से क्या होगा? ये माइनस करने से हम क्या कर सकते हैं कि चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? कि क्या हम I1 ए को कुछ लिख सकते हैं यहाँ से? I1 ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई ए कॉस ए, है ना? ठीक है ना। आई ए तो एज इट इज है ही, I1 ए की जगह आई ए कॉस ए लिख देंगे। ठीक है। और उधर आई बी को एज इट इज रखेंगे। ठीक है ना। और I2 बी की जगह यहाँ से वैल्यू लिख देंगे आई बी कॉस बी। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं सर? दोनों में से आई ए कॉमन लिया न्यूमरेटर में, ठीक है, और आई बी कॉमन लिया डिनोमिनेटर में से। तो यहाँ पे क्या बचा? 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस बी। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं? बोले सर एक काम और हो सकता है। मैंने कहा क्या? नए पेज पे बात करते हैं। ठीक है ठीक है दोस्त, नए पेज पे आ गए हैं हम। ठीक है हाँ ठीक है, न्यू पेज पे आ गए हैं। ठीक है, ये वाला चल रहा था अपना। तो हमने क्या लिखा ना यहाँ पे? I1, ठीक है ना, अपॉन में I2, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आपने बोला कि IA अपॉन IB लिखा हुआ है ना, तो IA अपॉन में IB क्या होता है? तो आपने कहा कि साइन रूल पढ़ा है सर हमने। IA की जगह पे उसका अपोजिट एंगल का साइन लिख देंगे। ठीक है। तो IA की जगह पे लिखा साइन ऑफ एंगल IB है, साइन ऑफ एंगल IBA लिख देंगे। मैंने कहा ठीक है। और मैंने कहा IB की जगह क्या लिख देंगे? तो IB के सामने वाला एंगल ये वाला है IAB, तो साइन ऑफ एंगल IAB लिख देंगे। क्या लिख देंगे? साइन ऑफ एंगल IAB लिख देंगे। कोई दिक्कत है? मैंने कहा बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक है। दैट इज इक्वल टू, है ना, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस बी है। ठीक है। फिर एक बालक ने कहा कि सर ये तो एंगल बाइसेक्टर है। मैंने कहा हाँ बात तो सही कह रहे हो। तो सर अगर ये एंगल अल्फा बोल दोगे ना तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। और पूरा एंगल 2 अल्फा हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और सर इस एंगल को अगर बीटा बोल देंगे, ठीक है ना, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। मैंने कहा ओके। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो यहाँ पे साइन ऑफ एंगल IBA क्या हो जाएगा? IBA साइन बीटा होगा। और यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए की जगह कॉस 2 अल्फा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे साइन IAB है विच इज साइन अल्फा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 बीटा हो जाएगा। डन। अब हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा चीज़ों को और आगे बढ़ा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ साइन बीटा के मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस 2 बीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। 2 साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। और नीचे साइन अल्फा क्या बच जाएगा? मल्टीप्लाई में 2 साइन स्क्वायर बीटा। तो यार देखो, एक साइन बीटा से एक साइन बीटा कैंसिल, एक साइन अल्फा से एक साइन अल्फा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया? साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा आ गया। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको ये पता है कि साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा क्या होता है? तो आपने कहा साइन अल्फा, तो अल्फा के सामने है IB, ठीक है, और बीटा के सामने है IA। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं सर यहाँ पे? साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन?
आई बी अपॉन आई ए लिख सकते हैं, आई बी अपॉन में आई ए लिख सकते हैं। और वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, आई वन अपॉन में आई टू। क्या ये कोई परेशानी वाली बात है? बोलो नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर तो हमें जो डिजायर्ड था वो चीज़ आ जाएगी, आई वन इंटू आई ए दैट इज इक्वल टू आई टू मल्टीप्लाई में आई बी। क्लियर है? बोले क्लियर है। ठीक है, यहाँ से क्या चीज़ समझ में आती है सर? यहाँ से दोस्त ये समझ में आता है कि आई वन इंटू आई ए दैट इज इक्वल टू आई टू इंटू आई बी। यानी यहाँ से समझ में आता है कि आई पॉइंट की इन दोनों सर्कल्स के अबाउट पावर क्या है? सेम है। क्लियर है? अच्छा, दोनों सर्कल्स के अबाउट पावर क्या है? सेम है। ठीक है ना? तो इट इम्प्लाइज दैट कि, है ना, इट इम्प्लाइज दैट कि आई पॉइंट आई जो है, पॉइंट आई इज हैविंग सेम पावर, है ना, सेम पावर विद रिस्पेक्ट टू है ना दी सर्कम सर्कल्स, ठीक है ना, ऑफ ट्राइंगल ए आई वन सी एंड ट्राइंगल बी आई टू सी। ठीक है, क्लियर है? ए आई वन सी और बी आई टू सी दोनों के रेस्पेक्ट में, है ना, दोनों के सर्कम सर्कल्स की रेस्पेक्ट में आई जो है वो सेम पावर रखता है ना। ठीक है ना? तो ये इंप्लाई करता है कि आई लाइज ऑन दी रेडिकल एक्सिस, ठीक है ना, एक्सिस ऑफ बोथ सर्कम सर्कल्स, दोनों सर्कम सर्कल्स के रेडिकल एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, दोनों सर्कम सर्कल्स के ऊपर क्या करेगा? लाई करेगा। क्लियर है? मैंने कहा क्लियर है। अब जब आई दोनों सर्कल्स के सर्कम सर्कल के ऊपर लाई करेगा और दोनों सर्कल एक कॉमन पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो सर्कल्स जब जिस कॉमन पॉइंट से पास करते हैं, रेडिकल एक्सिस भी उस कॉमन पॉइंट से पास करता है। तो इट इम्प्लाइज दैट सी आई इज द रेडिकल एक्सिस। ठीक है ना, रेडिकल एक्सिस। ठीक है, अगर सी आई रेडिकल एक्सिस है तो ये इंप्लाई करता है कि जो दोनों सर्कम सर्कल्स होंगे उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, है ना, वो लाइन सी आई के ऊपर क्या होगी? परपेंडिकुलर, क्योंकि रेडिकल एक्सिस हमेशा सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो इट इंप्लाइज दैट सी आई इज परपेंडिकुलर टू O1 O2। बात तो ठीक है। नाउ वी नीड टू शो दैट, अब हमें क्या करना है? वी नीड टू शो दैट, क्योंकि हमें क्या शो करना था कि O1 O2 और I1 I2 पैरेलल है, तो हमने O1 O2 को CI के परपेंडिकुलर शो कर दिया, तो I1 I2 को भी CI के परपेंडिकुलर शो करना होगा। नाउ वी नीड टू शो दैट क्या शो करना है कि CI जो है इज परपेंडिकुलर टू I1 I2 ऑल्सो। ठीक है ना? तो हाउ टू डू दिस? तो हम इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम और, ठीक है ना, सो अब हम क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझना। नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चल रहे हैं। ठीक है, लाइक क्या करना है कि ये शो करना है कि कहीं ना कहीं, ठीक है ना, CI और I1 I2 भी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो मान लिया, ठीक है ना, मान लिया कि CI को आगे एक्सटेंड करेंगे, तो वो M पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ना, कि CI और I1 I2 का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? पॉइंट M है। ठीक है, क्या मान लिया कि CI को आगे एक्सटेंड किया तो I1 I2 को M पॉइंट पे क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। अगर वो M पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है दोस्त, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एंगल हमें 90 डिग्री का प्रूफ करना है ना, I1 को 90 डिग्री प्रूफ करना है। इसको 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए हमें ये दोनों एंगल्स का सम कितना शो करना होगा कि ये दोनों एंगल्स का सम कितना है? 90 डिग्री है। सो नाउ विचार करो कौन कौन से एंगल पे, कि एंगल MII1, ठीक है ना, और एंगल MI1I, ये दोनों का सम कितना लेके आना? 90 लेके आना है। इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बोलो ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि क्या MI1IG ये जो एंगल है, क्या ये एंगल तो इस एंगल के बराबर नहीं है? बोला हाँ सर बराबर है। क्यों? क्योंकि ये चारों पॉइंट्स जो थे, ये चारों पॉइंट्स क्या थे ना, एक सर्कल पे लाई कर रहे थे। बोले क्यों सर, ये चारों पॉइंट सर्कल पे क्यों लाई कर रहे थे? क्योंकि I पॉइंट से
इन दोनों पॉइंट्स की और इन दोनों पॉइंट्स की पावर क्या है, सेम है ना, I1 इंटू आई ए दैट इज इक्वल टू I2 और IB। तो इसका मतलब डेफिनेटली आई पॉइंट से पावर सेम है, तो ये चारों पॉइंट्स क्या होंगे, कौन साइक्लिक होंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि क्या बोलेंगे दोस्त, हम यहाँ पे ये बोलेंगे, ये कैलकुलेट करने से पहले हम यहाँ पे एक बात बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, इधर लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, क्या लिख देता हूँ कि as we know that क्या जानते हैं अपन कि I1 इंटू आई ए दैट इज इक्वल टू I2 इंटू IB, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट AI1 I2B इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, या आर कौन साइक्लिक, ये कौन साइक्लिक पॉइंट्स है, ठीक है। अगर ये कौन साइक्लिक पॉइंट्स है तो डेफिनेटली जो MI1 है उसको तो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने लाइन को कंटिन्यू आगे बढ़ाया है ना, ठीक है ना, तो ये जो एंगल होगा वो इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो इन दोनों एंगल्स की जगह क्या लिखूंगा, MI1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, MI1 की जगह मैं लिखूंगा एंगल IAC और ICA, एंगल IAC प्लस एंगल ICA, ठीक है। और MI1I की जगह क्या लिखूंगा, MI1I की जगह मैं I2I1I लिख सकता हूँ, और ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। क्लियर है? अच्छा, क्यों होगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लग गई है ना। तो हम बोलेंगे कि MI1I जो होगा दैट कैन बी रिटन एज एंगल IBA, ठीक है। अब ध्यान से सोचें तो IAC जो एंगल है, IAC इज एंगल A/2, और ICA जो है, ICA वो एंगल C/2 है, और IBA जो है वो एंगल B/2 है, और तीनों का एलसीएम 2 ले लें, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बन गया, ठीक है, दैट इज 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी 90 डिग्री, ठीक है ना। यानी एंगल M, कौन सा एंगल, MI1 और प्लस में एंगल MI1I, ठीक है ना, सम कितना आ गया 90, विच इम्प्लाइज दैट जो CI है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, I1 I2 के ऊपर भी। तो एज CI is perpendicular to O1 O2 and CI is perpendicular to I1 I2, तो क्या लगता है, it implies that O1 O2 is parallel to I1 I2। यही प्रूफ करना था, hence proved। How many of you got this approach, है ना। क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या आपको ये तरीका जो हमने अप्लाई किया वो समझ में आया। लास्ट में हमें थोड़ी एंगल चेसिंग करनी पड़ी ड्यू टू लाइक थोड़ा सा लाइक चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए। बाकी इसमें जो लाइक ये वाला रिजल्ट निकालने वाली बात थी, ये वाला रिजल्ट, ये आप लेंथ चेसिंग से भी पहुंच सकते हैं, और हमने ट्रिको बैशिंग लगाई उससे भी हम पहुंच गए, ठीक है। चलिए थोड़ी और बात कर लेते हैं, लाइक एक इसी टाइप का क्वेश्चन पे और विचार कर लेते हैं, लाइक APMO एशियन पैसिफिक मैथ्स ओलंपियाड 2013 का एक सवाल, इस पे भी विचार कर लेते हैं, है ना। इस पे भी क्या कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस पे विचार कर लेते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, लेट ABC बी एन एक्यूट ट्राइंगल। ABC क्या है, एक एक्यूट ट्राइंगल है, ठीक है। तो एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑल्टीट्यूड ADB CF विद ऑल्टीट्यूड ADB CF, तो इसके ऑल्टीट्यूड्स भी ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक ये पहला ऑल्टीट्यूड, ये दूसरा ऑल्टीट्यूड, ठीक है, और ये तीसरा ऑल्टीट्यूड, ठीक है। ठीक है, चलिए ना, ये तीनों ऑल्टीट्यूड जो है इस कॉमन पॉइंट से पास करते हैं, ठीक है। ऑर्थो सेंटर बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ADB CF, ये D पॉइंट हो गया, ये E पॉइंट हो गया, और ये F पॉइंट हो गया। क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ADB CF, O बी द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल, है ना। तो इसका सर्कम सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है। वैसे सर्कम सर्कल पहले ड्रॉ कर लेना चाहिए था हम लोगों को, बट कोई बात नहीं, अब क्या करें।
देर आए दुरुस्त आए, आई तो सही, ठीक है। ये सरकम सर्कल है और इसका सेंटर मार्क कर दिया मैंने, ठीक है, ठीक है जी। ठीक है ना, ये सेंटर मार्क कर दिया, ओ पॉइंट सेंटर है, ठीक है, ओ पॉइंट क्या है, सेंटर है, ठीक है, ओ पॉइंट सेंटर है, ठीक है। और ये सरकम रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है। अच्छा, अभी कह रहा है शो दैट द सेगमेंट्स ओ ए ओ एफ ओ बी ओ डी ओ सी ओ ई डाइसेक्ट द ट्राइंगल ए बी सी इनटू द पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स दैट हैव इक्वल एरियाज। हमें शो करना है कि ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई ओ एफ, है ना, ये 6 के 6 जो सेगमेंट्स हैं ये ट्राइंगल एबीसी को डाइसेक्ट करते हैं ऐसे 3 पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स में जिन पेयर्स के आपस में एरिया क्या है, बराबर है, ठीक है, आपस में एरिया क्या है, बराबर है। ये अपने को शो करना है। हाउ टू शो दिस, हाउ टू शो दिस, है ना, विचार कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि लाइक आपको एरिया कैलकुलेट करना स्टार्ट करना होगा ना, ठीक है ना। लाइक अगर मैं ज्वाइन करूं, ठीक है ना, अगर मैं ज्वाइन करूं, ठीक है, तो बी डी को ओ से ज्वाइन किया मैंने और बी को भी ओ से ज्वाइन किया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मैं बी ओ डी ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करूं, क्या मैं बी ओ डी ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करूं? तो आपने कहा हाँ कर लो सर। और बी ओ डी ट्राइंगल का जो अपन एरिया कैलकुलेट करेंगे, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वही है ना, उसको आप किस टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बी ओ डी का एरिया जो है वो जरूरी नहीं है कि लाइक बी ओ एफ के ही बराबर आएगा, हो सकता है वो किसी और ट्राइंगल के बराबर आ जाए ना। बी ओ डी का एरिया, है ना, सी ओ डी के बराबर आए ऐसा भी जरूरी नहीं है ना। 6 ट्राइंगल्स हैं, 6 के 6 का एरिया निकालना होगा और कोई 2 का सेम, कोई 2 का सेम, कोई 2 का सेम, ऐसे ये चीजें आएंगी, है ना। तो हाउ टू सॉल्व दिस, हाउ टू शो दिस, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाना इज द बेस्ट अप्रोच, ठीक है। कैसे, उस पर विचार कर लेते हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या किया अपन ने, लाइक अगर मुझे बी ओ डी ट्राइंगल का एरिया चाहिए ना, बी ओ डी ट्राइंगल का क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो बी ओ डी ट्राइंगल का एरिया निकालने से पहले अगर मैं बी ओ सी ट्राइंगल का एरिया निकालूं तो काम बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और बी डी और डी सी का रेशो निकाल लूं, बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है, मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि एरिया ट्राइंगल बी ओ डी, एरिया ट्राइंगल बी ओ डी और एरिया ट्राइंगल बी ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशो उनकी बेसिस के रेशो के बराबर होगा, लाइक बी डी और बी सी के रेशो के। क्यों? क्योंकि बी ओ डी और बी ओ सी दोनों ट्राइंगल जो है ना, उनमें क्या खास बात है कि एक वर्टेक्स कॉमन है और बाकी दो दो जो वर्टेक्स बचे हुए हैं, बी और डी और बी और सी, ये चारों एक ही लाइन में आ रहे हैं ना। दोनों ट्राइंगल्स के बचे हुए दो दो वर्टिसेस एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो एरिया लेमा लग सकती है। तो ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग लाइक बेसिस के रेशो के, है ना, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात मान गए। अब बी डी और डी सी का रेशो भी तो, बी डी और बी सी का रेशो भी तो चाहिए, है ना, बी डी और बी सी का रेशो भी तो चाहिए, है ना। तो उसके लिए पहले बी डी और डी सी का रेशो निकालना पड़ेगा। ओके, बी डी और डी सी का रेशो कैसे निकालेंगे, बी डी और डी सी का रेशो कैसे निकालेंगे, है ना। तो पहली चीज यहां से आती है कि बी डी और डी सी का रेशो निकालते हैं। तो बी डी और डी सी का रेशो निकालने से पहले सबसे पहले मैंने बोल दिया कि लेट रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, है ना, बी कैपिटल आर, है ना, रेडियस को कैपिटल आर से नोट कर रहा हूँ, ठीक है। बी डी और डी सी का रेशो कैसे निकालेंगे, तो बी डी और डी सी का रेशो निकालने के लिए क्या काम करें हम, वैसे तो हम प्रोजेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, कि ये बी डी जो होगा वो ए बी कॉस बी होगा ना, ए बी कॉस बी होगा, है ना। ये डिस्टेंस क्या होगा, है ना, ए बी कॉस बी होगा। और ये डिस्टेंस कितना होगा, डी सी डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा भी सोच के देखो ए सी कॉस सी होगा, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं, ये ए बी कॉस बी होगा और ये ए सी कॉस सी होगा, ठीक है ना। इसका प्रोजेक्शन नीचे और उसका प्रोजेक्शन भी नीचे, क्लियर। अब क्या करें, अब एक काम कर लेते हैं कि ए बी अपॉन ए सी को भी रिप्लेस कर देते हैं, है ना। अगर बड़े ट्राइंगल के हिसाब से सोचें, है ना, तो ए बी अपॉन में ए सी जो होता है वो ए बी के सामने वाला एंगल सी का साइन अपॉन में ए सी के सामने वाला एंगल बी का साइन, है ना, उसके बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि ए बी अपॉन ए सी जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन सी अपॉन साइन बी के बराबर होता है ना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए बी और ए सी की जगह पे साइन सी कॉस बी अपॉन में ए सी की जगह पे
साइन बी कॉस सी लिख देंगे। क्या ये बात क्लियर है? मैंने कहा हाँ, ये बी डी अपॉन डी सी आ गया। ठीक है सर, अगर बी डी अपॉन डी सी आ गया तो बताओ बी डी अपॉन में बी सी क्या होगा? तो आपने कहा कि बी डी अपॉन में बी सी को ब्रेक कर दिया बी डी प्लस डी सी में। मैंने कहा ओके, तो बी डी की जगह तो बी डी का वैल्यू ही डाला, क्या? साइन सी कॉस बी, और बी डी प्लस डी सी की जगह पे बी डी और डी सी दोनों का वैल्यू ऐड किया, यानी साइन सी कॉस बी प्लस साइन बी कॉस सी। तो ये साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी, तो ये नीचे क्या बन गया? साइन बी प्लस सी बन गया। ओके, और ऊपर क्या रहा? साइन सी कॉस बी। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल आई सर। तो ऊपर साइन सी कॉस बी ही रहा और नीचे क्या बन गया? साइन बी प्लस सी। कितना हो जाएगा? बी प्लस सी को 180 माइनस ए लिखोगे और साइन 180 माइनस ए साइन ए हो जाएगा। यानी आपको यहाँ से समझना चाहिए कि बी डी अपॉन बी सी जो होगा वो साइन सी कॉस बी अपॉन में साइन ए हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? बी डी अपॉन बी सी, तो वो हो जाएगा साइन सी कॉस बी अपॉन में साइन ए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं सर? यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि बी डी अपॉन बी सी की जगह हम ये वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, क्या डाल दिया वैल्यू? साइन सी कॉस बी अपॉन में साइन ए। क्लियर है? मैंने कहा क्लियर है। अब क्या है? एरिया ट्राइंगल बीओडी को इधर ही छोड़ा और बीओसी को उधर फेंक दिया, तो मल्टीप्लाई में एरिया ट्राइंगल बीओसी आ गया। फिर मैंने पूछा कि आपको एक ट्राइंगल का एरिया निकालने का क्या तरीका पता है? बोले सर बहुत तरीके पता है। आप कौन सा तरीका अपनाओगे? बोला बहुत ही बढ़िया तरीका है हमारे पास। मैंने कहा क्या है? कि सर हम हाफ इंटू दो साइड्स का प्रोडक्ट इंटू उनका इंक्लूडेड एंगल का साइन, ये लिख देते हैं ना। तो ये साइड भी आर है, ये साइड भी आर है ना, ये भी आर, ये भी आर, और बीच का एंगल जो है वो एंगल ए का डबल है, 2a है ना। बिल्कुल सही बात है, तो लगा देंगे फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा दोस्त? तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया बीओसी की जगह हाफ इंटू आर विच इज आर स्क्वायर और साइन ऑफ एंगल 2a हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? साइन सी कॉस बी अपॉन में साइन ए इंटू में हाफ एज इट इज रहेगा, आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और साइन 2a को 2 साइन ए कॉस ए लिखेंगे। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। 2 से 2 उड़ा दे, मैंने कहा उड़ा दो। साइन ए से साइन ए उड़ा दे, मैंने कहा उड़ा दो। और यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर, है ना, कॉस ए क्या बनेगा? कॉस ए कॉस बी साइन सी बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ये किसका एरिया आया? ये एरिया आया एरिया ट्राइंगल बीओडी। क्लियर है? अब हम जानना चाहते हैं कि ऐसा का ऐसा एरिया और कौन से ट्राइंगल का आ सकता है। क्या हम सेम प्रोसेस अप्लाई करके और भी ट्राइंगल्स का एरिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब सबसे पहला हम कौन सा एरिया निकालें सर कि चीज़ें मैच हो जाएं? चीज़ें क्या हो जाएं? मैच हो जाएं। सबसे पहले कौन सा एरिया निकालें ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। सबसे पहले कौन सा एरिया निकालें ना, तो मैं बोलूँगा यार AOE ट्राइंगल का एरिया निकाल लो यार, है ना। कौन से ट्राइंगल का एरिया निकाल लो? AOE का एरिया निकाल लो। ठीक है, तो क्या हमने पेज कॉपी किया? बिल्कुल किया ना, हमने पेज कॉपी कर लिया। ठीक है, तो हम ये सब चीज़ें इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, AOE ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे ना, AOE ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे ना। क्लियर है? अब इतना समय नहीं लगेगा क्योंकि हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता है, तो हम सट चीज़ें निकालेंगे ना। तो अब हम जा रहे हैं कौन से ट्राइंगल की तरफ? एरिया ट्राइंगल AOE की तरफ। तो एरिया ट्राइंगल AOE, ठीक है ना, तो AOE ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में, है ना, AOE ट्राइंगल के एरिया की बात कर रहे हैं, मिला देते हैं इन दोनों को। ठीक है ना, तो उसके लिए सबसे पहले AE और AC का रेशियो निकालना होगा, और एरिया ट्राइंगल AOE और एरिया ट्राइंगल AOC, ठीक है ना, इन दोनों का रेशियो जो होगा वो किसके बराबर होगा? AE और AC के रेशियो के बराबर होगा। तो इसी पे सबसे पहले काम करना है, AE और AC के रेशियो पे। तो मैंने AE और AC से पहले AE और EC लिखा, ठीक है, और AE और EC का रेशियो, AE और EC का रेशियो, तो AE क्या हो जाएगा? AB cos A। क्या हो जाएगा? AB cos A। बिल्कुल सही बात है। और EC क्या हो जाएगा? EC हो जाएगा BC cos C, है ना, BC cos C। ठीक है ना, BC cos C। सही बोला क्या? सही बोला क्या? अरे सही बोला क्या? हाँ सही बोला। ठीक है, फिर AB और BC को भी क्या लिख सकते हैं, है ना, AB को साइन C और BC को साइन A।
है ना। तो यहाँ पे साइन सी अपॉन में साइन ए और यहाँ पे कॉस ए कॉस सी। ठीक है, ये तो ए ई अपॉन ई सी आया। मैंने कहा ए ई अपॉन में ए सी क्या होगा, तो आपने बोला कि सर ए ई तो एज इट इज रहेगा और ए सी को ब्रेक करके ए ई प्लस ई सी लिख देंगे। ठीक है, के टाइम्स लिख के अगर चीज़ें रखें यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन सी साइन ए साइन सी कॉस ए अपॉन में साइन सी कॉस ए प्लस में साइन ए कॉस सी। ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना, साइन सी कॉस ए अपॉन में साइन सी कॉस ए प्लस साइन ए कॉस सी। अब एक बालक ने कहा कि सर ये साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये साइन ए प्लस सी बन जाएगा। मैंने कहा शाबाश। और उसको आगे चल के अपन क्या बोल देंगे, उसको आगे चल के हम बहुत कुछ बोल देंगे। यानी यहाँ पे साइन सी कॉस ए, ठीक है, अपॉन में साइन ए प्लस सी को साइन 180 माइनस बी लिखेंगे जो कि साइन बी बन जाएगा। क्लियर है, बोले बिल्कुल क्लियर है। और अब यहाँ पर ए ई अपॉन ए सी की वैल्यू डाल देंगे जो कि क्या है साइन सी, ठीक है ना, कॉस ए अपॉन में लाइक साइन बी। क्या ये बात समझ में आती है, क्या ये बात समझ में आती है, बोले बिल्कुल समझ में आती है ना। और ये AOC का एरिया इधर फेंक देंगे, मल्टीप्लाई में एरिया ट्राइंगल AOC। बोला हाँ सर, इधर फेंक देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ट्राइंगल AOE बच जाएगा। ठीक है, ओके 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 ओके। फिर एरिया ट्राइंगल AOE एज इट इज रखेंगे, दैट इज इक्वल टू साइन सी कॉस ए अपॉन में साइन बी। और मल्टीप्लाई में एरिया ट्राइंगल AOC क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू AOC है ना, तो ये साइन 2b हो जाएगा ना। साइन 2b को 2 साइन बी कॉस बी लिख दोगे ना, तो डेफिनेटली 2 से 2 उड़ाओगे है ना, साइन बी से साइन बी उड़ाओगे एंड डेफिनेटली यू विल राइट ओवर हियर आर स्क्वायर क्या लिखोगे, कॉस ए कॉस बी साइन सी। क्लियर है। और वही सेम किसका आया था, BOD का भी आया था। तो आप लिख दोगे कि विच एम्प्लाइज दैट एरिया ट्राइंगल BOD है ना, वो किसके बराबर है, एरिया ट्राइंगल AOE के बराबर है। ठीक है, क्लियर है। ये तो पहली बात हुई, लेकिन यहाँ पर चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, आपको बाकी के दो भी शो करने पड़ेंगे। एक तो तरीका यह है कि आप लाइक चीज़ों को देख करके लाइक तरीका बनाओ, है ना, क्या बनाओ, तरीका बनाओ। ठीक है, तो भी क्या करते हैं ना, कॉपी बनाते हैं पेज की। ठीक है, पेज की क्या करते हैं, कॉपी बनाते हैं। ठीक है, और पैटर्न जानने की कोशिश करते हैं ना। यहाँ पे लिखा हुआ है AE अपॉन में AC। ठीक है, ठीक है, ओके। और हमने अभी थोड़ी देर पहले BD अपॉन में BC निकाला था। ठीक है, BD अपॉन में BC क्या आया था अपना, BD अपॉन में BC क्या आया था अपना, साइन सी कॉस बी अपॉन में साइन ए, साइन सी कॉस बी अपॉन में साइन ए। अच्छा, ऑब्जर्व करो, यहाँ B और C है तो यहाँ पे A है, यहाँ पे A और C है तो यहाँ पे B है। अच्छा, ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे लाइक BC है तो यहाँ पे BC है, यहाँ पे AC है तो यहाँ पे A और C है। ठीक है, एक साइन एक कॉस। ठीक है, ठीक है, जो यहाँ पे इन्वॉल्व है लाइक उसका कॉस है। ठीक है, और जो इन्वॉल्व नहीं है लाइक C नहीं है तो उसका साइन है। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा विचार कर सकते हैं, विचार करके लाइक बाकी का चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और रेशो निकाल के बता देता हूँ लाइक सिंपल सा। ठीक है ना, अगले दो ट्राइंगल पे विचार कर लेते हैं लाइक। ठीक है, एक और लाइक बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, प्रूफ करके एंड थर्ड वाला अपन सिमिलरली लिख देंगे। तो हमने क्या सोचा कि हम कौन सा ट्राइंगल निकाल रहे हैं अब की बार अपन निकाल रहे हैं ODC है ना, एरिया ट्राइंगल ODC पे विचार कर रहे हैं ना, एरिया ट्राइंगल DOC है ना, DOC। और इसका वैल्यू जो होगा वो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि DC अपॉन में BC है ना टाइम्स एरिया ट्राइंगल BOC के बराबर रहेगा। ठीक है ना, तो आप DC अपॉन BC की वैल्यू रखेंगे और मल्टीप्लाई में हाफ आर स्क्वायर और BOC का एरिया क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई में साइन 2A यानी 2 साइन ए कॉस है ना। ठीक है ना, ओके, ये बात तो क्लियर है ना। अभी जो रेशो निकालना है वो DC और BC का ही रेशो निकालना है।
तो यार DC और BC का रेशो निकालने से पहले DC और BD का रेशो निकालेंगे। तो DC और BD का रेशो क्या हो जाएगा, DC और BD का रेशो क्या हो जाएगा, तो DC के लिए DC के लिए आ जाएगा AC cos C अपॉन में यहाँ पे BD के लिए जाएगा AB cos B, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और AC को क्या लिखते हैं, sin B, तो ऊपर sin B cos C और नीचे AB को sin C और नीचे cos B। ठीक है, अभी थोड़े से बदलाव करेंगे। लाइक ये तो DC अपॉन BD है, तो अगर आप चाहें तो DC अपॉन में BC चाहते हैं आप, तो आप DC अपॉन में BD प्लस DC लिखेंगे। तो कहीं ना कहीं ऊपर तो sin B cos C है ही है, और नीचे आप sin B cos C प्लस sin C cos B दोनों लिखेंगे। तो sin B cos C प्लस cos B sin C, तो sin B प्लस C आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसको आप 180 माइनस यानी sin A लिख देंगे। तो यहाँ पे आपके पास में आएगा sin B cos C अपॉन में sin A। क्लियर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे sin B cos C, ठीक है, अपॉन में sin A। क्लियर है, और एक sin A उड़ा दिया आपने, 2 से 2 उड़ा दिया, देन यू कैन राइट ओवर हियर आर स्क्वायर, ठीक है ना, cos A sin B cos C। ठीक है, फिर मैंने कहा नहीं, यहाँ पे कहानी नहीं रुकेगी, है ना। आप एक काम और करिए, लाइक आप दूसरा वाला ट्राइंगल भी लीजिए। DOC के साथ में आप कौन सा ट्राइंगल ले सकते हैं, है ना। तो DOC के साथ में आप लाइक AOF ट्राइंगल ले लीजिए, ठीक है ना। ये F पॉइंट है अपना, ठीक है ना। AOF ट्राइंगल ले लीजिए, ठीक है, AOF ट्राइंगल ले लीजिए, ठीक है ना। क्लियर है ना। तो अभी AOF ट्राइंगल ले रहे हैं, तो AF और AB का रेशो चाहिएगा, ठीक है ना। तो AF और AB का रेशो निकाला, ठीक है। उसके लिए पहले AF और FB का रेशो निकालेंगे, और AF और FB का रेशो जो होगा, तो AF हो जाएगा AC cos A, AC को sin B लिखें तो sin B cos A हो जाएगा। और FB क्या होगा, FB इज बेसिकली BC cos B, है ना, और BC को sin A लिख देंगे तो sin A cos B आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये ऐसा है तो AF और लाइक AB का रेशो क्या रहेगा, तो आप तुरंत बोल देंगे कि सर ये जो रेशो रहेगा AF और AB का, वो रेशो हो जाएगा, ऊपर तो sin B cos A रहेगा, ठीक है, और नीचे कहीं ना कहीं sin B cos A प्लस लाइक cos B sin A, तो वो sin A प्लस B बन जाएगा, जो कि sin C में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, मैंने कहा क्लियर है। अब अगर एरिया ट्राइंगल AOF चाहिए तो आपको क्या लिखना होगा सर, मैंने कहा वही लाइक AF अपॉन में AB और मल्टीप्लाई में एरिया ट्राइंगल AOB, ठीक है। तो AF अपॉन में AB की जगह तो वही सर sin B cos A अपॉन में sin C, मैंने कहा ओके। मल्टीप्लाई में AOB का एरिया क्या हो जाएगा, तो बोला सर हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू और साइन 2C, है ना, क्योंकि ये एंगल C है तो ये एंगल 2C हो जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन 2C, उसको 2 sin C cos C लिख देंगे, ठीक है। तो साइन C से साइन C कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड हम लिख देंगे कि ये कितना आया, आर स्क्वायर cos A sin B cos C, ठीक है। तो वो इसी के बराबर आया। लाइक हम बोल देंगे एरिया ट्राइंगल DOC किसके बराबर आया, एरिया ट्राइंगल किसके, AOF के। तीसरा आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो और वैसे भी बता सकते हो, लाइक सिंपल वर्ड्स में, है ना, कि सिमिलरली ऐसा होगा। क्या ये बात समझ में आती है, क्या ये बात समझ में आती है। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार, है ना। ठीक है, तो लाइक सिमिलरली वी कैन राइट, है ना, सिमिलरली वी कैन से, क्या बोलेंगे हम, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली वी कैन से दैट, सिमिलरली वी कैन शो, क्या शो कर सकते हैं, शो दैट कौन कौन से ट्राइंगल का एरिया और बराबर है, ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल का एरिया और बराबर है, BOF और COE का एरिया भी बराबर होगा। एरिया ट्राइंगल BOF, है ना, और एरिया ट्राइंगल COE भी क्या है, बराबर है, विच इम्प्लाइज दैट कि क्या बोल रहा था क्वेश्चन, है ना, क्या बोल रहा था क्वेश्चन बोल रहा था कि विच इम्प्लाइज दैट AO BO CO DO EO FO डाइसेक्ट्स, है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ट्राइंगल ABC, ठीक है ना, इंटू
ठीक है ना, पेयर्स ऑफ, है ना, इनटू 3 पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स having equal areas, क्लियर है? अरे वाह, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने इस टाइप से किया। ट्रिग्नोमेट्री के अलावा क्या अप्रोच सोच सकते थे? लाइक ट्रिग्नोमेट्री, इफ नॉट ट्रिग्नोमेट्री देन हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री के अलावा कैसे अप्रोच कर सकते थे इस क्वेश्चन को, अगर इस बात पे विचार करें, ठीक है? तो लाइक बेरीसेंट्रिक कोऑर्डिनेट से आप जा सकते थे, है ना, उससे भी आप इस चीज़ को कर सकते थे। लाइक वी विल ट्राई कि बेरीसेंट्रिक कोऑर्डिनेट बैशिंग जब हम कर रहे होंगे अगले लेक्चर में, तो डेफिनेटली विल ट्राई कि ऐसा ही कोई एक क्वेश्चन हम डिस्कस करें जिसमें हम लाइक ये चीज़ प्रूव कर रहे हो, ठीक है? ओके, बेरीसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स के अलावा अगर अपन सोचें तो लाइक हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते थे। लाइक अगर हम बी और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस पे ले लें और ए को वाई एक्सिस पे शिफ्ट करा दें कैसे भी, और उस हालात में सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल लें, तो लाइक थोड़ी चीज़ें लाइक, है ना, लाइक वैसी हो सकती हैं, लाइक क्या बोलेंगे, लाइक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो सकती है, बट हो जाएगा ये, लाइक उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना, उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि लाइक ये डिस्टेंस हमें पता होगा, ये डिस्टेंस हमें पता होगा, तो वी कैन ट्राई विद द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बैशिंग एज वेल, है ना। हाँ, लेकिन कैलकुलेशन वर्स्ट बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी, ठीक है ना, वो पार्ट रहेगा, ठीक है। चलिए, तो हमने 3 क्वेश्चन किए, लाइक 2 IMO शॉर्टलिस्ट और 1 APMO, ठीक है। अभी क्या है ना, होमवर्क में आपके लिए कुछ क्वेश्चन है ना, जो आपको ट्राई करने हैं, लाइक जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, IMO 2016, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये कहता है कि BCF हैज़ राइट एंगल एट B, ठीक है ना, A विद द पॉइंट ऑन लाइन CF, FA इक्वल्स टू FB एंड F लाइज बिटवीन A एंड C। डायग्राम थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट है। पॉइंट D इज चूजन ऑन सो दैट DA इक्वल टू DC, AC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DAB, पॉइंट E इज चूजन सो दैट EA इक्वल टू ED एंड AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAC, ठीक है। M be the midpoint of CF, X be the midpoint such that AMXC is parallelogram। तो प्रूव करना है BD FX और M, ठीक है ना। M आई थिंक ये कौन सा पॉइंट है, लाइक लाइक ये M ही होगा, हाँ, ठीक है, AMXE ME होगा, ठीक है। आर कॉन्करेंट, ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, ये अपने को क्या करना है, इसमें प्रूव करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं होमवर्क में, ठीक है। सोचिएगा इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला तो डायग्राम है, मेन तो सबसे पहली चीज़ है डायग्राम बनाना, ठीक है। एंड यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन एज वेल, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर ABC एंगल जो है वो एंगल CDA के बराबर है, 90 डिग्री का है। H be the foot of the perpendicular from A to BD, point S and T lies on the side AB and AD respectively, so that H lies inside the triangle SCT, CHS minus CSB 90 डिग्री, THC minus DTC 90 डिग्री। ये बहुत बढ़िया रिलेशन है, इनको आप यूटिलाइज करें अगर तो, है ना। एक एंगल को थीटा मानेंगे, दूसरा 90 प्लस थीटा हो जाएगा, एंड यू कैन ईजिली यू नो यूज़ दीज 2 रिलेशंस। एंड यहाँ पे भी अगर कोई 2 ट्राइंगल्स हैं जिसमें एंगल 90 बन रहे हैं, तो डेफिनेटली आप, है ना, बाकी के 2 एंगल्स को लाइक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो। तो ट्रिगो बैशिंग इसमें बेस्ट आइडिया हो सकता है जो आप इसमें यूज़ करें। या ये 2014 का क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करें होमवर्क में सॉल्व करने का, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करें होमवर्क में सॉल्व करने का, ठीक है। आज के लिए, अभी इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, होप यू एंजॉयड टुडेज क्लास, बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।